Okay, thank you, Khadija, Faiza, and the rest for your kind confirmation. अच्छा भाई, तो the news from the center is कि कल अनफॉर्चुनेटली कल मुझे पता लगा कि कल पूरा दिन ही इंटरनेट हमारा नहीं चल रहा था। वो मेरी क्लास फिर भी 45 मिनट हो गई थी। आखिरी के 10-15 मिनट वी गॉट इंटरप्टेड। एनीवेज, आज कुछ और क्वेश्चंस पे हमें डिस्कस करने। आई थिंक वी आर लुकिंग इनटू दिस क्वेश्चन। दिस वाज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। पहले हमने स्ट्रेस निकाल लिया था और फिर सिंपल यंग मॉड्यूलस के फॉर्मूले से एक्सटेंशन निकालना था। तो आई एम नॉट जस्ट गोइंग थ्रू दिस क्वेश्चन अगेन। आज the question that I would really want to discuss is this. A little different question. Past papers में मुझे अच्छी तरह से याद है, like एक बार मैंने देखा है, like this type of question has been asked. मैंने आपसे पहले ही कहा था कि भाई डिफॉर्मेशन के क्वेश्चंस का मसला ये है कि आपको मुश्किल से मिलेंगे, बहुत फ्रीक्वेंटली रिपीट होते हुए नहीं मिलेंगे, बट वी नीड टू गिव इम्पोर्टेंस टू ईच एंड एवरी क्वेश्चन, लाइक इररिस्पेक्टिव ऑफ हाउ मेनी टाइम्स दे हैव बीन आस्क्ड इन एग्जाम। तो ये बिल्कुल ही डिफरेंट क्वेश्चन है। सिचुएशन ये कि एक लाइट रॉड है जिसकी लेंथ है 20 सेंटीमीटर। लाइट रॉड का मतलब एक ऐसा रॉड जिसका मास आप इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। और इट इज सपोर्टेड फ्रॉम टू एंड्स ऑफ द वर्टिकल वायर्स अटैच्ड टू इट्स एंड। तो दो तरफ से वायर्स अटैच हैं, एक तरफ से कॉपर वायर इज अटैच्ड and from the other end there is a steel wire which is attached. Okay, the first wire is made up of steel of diameter 1 millimeter and the second wire of copper of diameter 2 millimeter. So ये जो copper है इसका diameter 2 millimeter. So they obviously though different materials है, though they are going to have different values of Young modulus. Along with that, they have different values of cross-sectional area because उनका diameter different है. Initially the wires are of the same length. शुरू में wire की length same है. Find the point on the rod where the lowest must be hung so that the rod remain horizontal. आप वो पॉइंट मार्क कर दें, क्या कहते हैं, इस रॉड पे जहां पर अगर किसी लोड को हैंग कर दिया जाए तो द रॉड विल रिमेन हॉरिजॉन्टल। देखिए, रॉड हॉरिजॉन्टल कब रुकेगा? पहले हॉरिजॉन्टल था, अगर दोनों तरफ से सेम एक्सटेंशन हुई ना तभी हॉरिजॉन्टल रहेगा। समझ रहे हो आप मेरी बात? और उसके लिए ना आपको बहुत केयरफुली बीच में कोई एक पॉइंट होगा जहां पे कोई लोड हैंग करना पड़ेगा। अगर आप उससे थोड़ा सा भी राइट पे हैंग करोगे तो हो सकता है राइट वाला ज्यादा स्ट्रेच हो जाए और लेफ्ट वाला जो है ना वो कम एक्सटेंड हो, और आपको उसी पॉइंट की तलाश है ना। सो लेट्स से पॉइंट पी इज दैट पॉइंट एंड वी डोंट नो वेयर इज दैट पॉइंट। तो ड्राइंग में ना उन्होंने उस पॉइंट को रैंडमली एक पॉइंट पी मार्क कर दिया विच इज लेट्स से एट अ डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द कॉपर वायर। ओके, टोटल रॉड की लेंथ है 20। इफ दिस इज x तो दिस इज फेयरली 20 माइनस x। समझ रहे हो आप लोग मेरी बात? इफ दिस इज x, दिस इज 20 माइनस x। अब क्या करें? मेरी सादगी दे क्या चाहता हूँ, मुझे टेक्निकली वो x की वैल्यू ही चाहिए ना, कि एट व्हाट डिस्टेंस यू आर फ्रॉम द कॉपर वायर और फ्रॉम द स्टील वायर। अच्छा, आमतौर पर जब आप देखते हैं कि सिस्टम पहले हॉरिजॉन्टल था और बाद में भी हॉरिजॉन्टल है, इसका मतलब सिस्टम पहले भी इक्विलिब्रियम में था, जब आपने लोड अटैच किया वो तब भी इक्विलिब्रियम में। तो सबसे पहले तो एक सिचुएशन इक्विलिब्रियम में जो आपके दिमाग में आती है वो ये आती है कि भाई सम ऑफ अपवर्ड फोर्सेस मस्ट इक्वल सम ऑफ डाउनवर्ड फोर्सेस, यानी T1 प्लस T2 इज इक्वल टू द डाउनवर्ड फोर्स विच इज वेट mg। बट इसको आप कुछ भी कर लो, इससे आप x नहीं निकाल सकते। अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्सेस को कंपेयर करके ना आप एक इक्वेशन तो बना देंगे, टेंशन की जगह यंग मॉड्यूलस शेड्यूलर से पुट करना शुरू कर देंगे या उससे रेलेवेंट जो इक्वेशन बनती है, बट इन नो वे यू गोना गेट x इफ, मतलब दिस इज एन इक्वेशन, अगर हम फंसे तो विल यूज इट शायद साइमल्टेनियस सॉल्यूशन के लिए, बट इन प्रिंसिपल अगर मुझे x चाहिए ना तो मुझे टर्निंग इफेक्ट की इक्वेशन बनानी पड़ेगी। What I'll do is I'll consider P as my pivot। मैं P को pivot assume करूंगा। अगर ये पॉइंट P है ना तो इस पॉइंट P के अबाउट T2 जो है ना वो क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोड्यूस करेगा, और जो T1 है ना वो क्या करेगा, वो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोड्यूस करेगा। तो अगर फॉर एग्जांपल मैं कंसीडर मूवमेंट करता हूं अबाउट पॉइंट P, और वेट तो क्योंकि P से ही गुजारा तो वो इग्नोर हो जाएगा बिकॉज इफ द फोर्स passes थ्रू द पॉइंट at which the moment is to be calculated, जो आपका pivot है, that turning effect due to that force will be zero ना। तो बस ये प्रोड्यूस करेगा क्लॉकवाइज, ये प्रोड्यूस करेगा एंटी क्लॉकवाइज। So this is the force and this is the perpendicular distance from the pivot which is x, so T2x। this is your force T1 and this is the perpendicular distance from the pivot which is 20 minus x। ऐसा ही है।
अब आते हैं यहाँ पर कि भाई हमने पढ़ा था यंग मॉड्यूलस इज स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, ये नजर आ रहा है आप लोगों को? दिस इज स्ट्रेस फोर्स पर यूनिट एरिया, दिस इज स्ट्रेन एक्सटेंशन ओवर ओरिजिनल लेंथ। इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई करके क्या कर सकते हो, एफ एल अपॉन ए लिख सकते हो। सो दिस इज द इक्वेशन फॉर यंग मॉड्यूलस। यहाँ से एक काम करो, एफ को सब्जेक्ट बना लो, दैट वी हैव डन मल्टीपल टाइम्स इन प्रीवियस क्वेश्चंस एज वेल। तो ये हो जाएगा ई ए ई अपॉन एल। ओके, दिस इज गोइंग टू बी द फोर्स। ये कौन सी फोर्स है? ये वही टेंसाइल फोर्स है जिसकी वजह से आप एक्सटेंशन वगैरह मेजर करते हैं ना। तो यहाँ पर इन दोनों टेंशन की जगह आप क्या लिख सकते हो, ई ए ई अपॉन एल। अब जरा देखना मैं करूंगा क्या, ई ए ई अपॉन एल इंटू एक्स। इस टेंशन की जगह भी मैं लिखूंगा ई ए ई ओवर एल इंटू 20 - x। बट what is extremely important to consider is because ये दो डिफरेंट मटेरियल्स है ना, एक कॉपर है और एक स्टील है, दोनों का यंग मॉड्यूलस डिफरेंट है, तो मैंने एक का यंग मॉड्यूलस E2 रखा और एक का यंग मॉड्यूलस E1 रखा है। फिर सेकेंडली क्वेश्चन में ना दोनों का डायमीटर भी डिफरेंट है, एक का डायमीटर 1 मिलीमीटर है और एक का डायमीटर 2 मिलीमीटर है, तो दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया भी डिफरेंट होगा, तो मैंने उसको A1 और A2 कर दिया। बट दोनों की एक्सटेंशन सेम होगी ना, अगर वो पहले हॉरिजॉन्टल था और बाद में भी हॉरिजॉन्टल है, तो जो इसकी एक्सटेंशन है ना वही इसकी एक्सटेंशन है, तो उसको मुझे स्मॉल E1 और स्मॉल E2 लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने उन दोनों को स्मॉल ई लिख दिया, बिकॉज दोनों की एक्सटेंशन क्या होगी, सेम होगी। और अगेन डेफिनेटली शुरू में भी रॉड हॉरिजॉन्टल था, तो दोनों की इनिशियल लेंथ भी सेम थी ना, तो मुझे उसको L1 L2 लिखने की जरूरत नहीं है ना, वो मुझे गिवन है ना मुझे उसकी जरूरत है। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ से E को भी कैंसिल कर दूंगा और यहाँ से L को भी कैंसिल कर दूंगा। नाउ आई विल बी लेफ्ट विद E2 A2 x ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड आई एम लेफ्ट विद लाइक ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 20 E1 A1 माइनस E1 A1 x, फिर ये इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा x से, यहाँ से मुझे x चाहिए। दिस होल थिंग इज नेगेटिव ऑन द राइट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड पे जाके पॉजिटिव हो जाएगा। E2 A2 x प्लस E1 A1 x इज इक्वल टू 20 टाइम्स E1 A1। ठीक है, यहाँ से अब मैं क्या करूँ, लाइक x को कॉमन निकाल लेता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड पे अब कुछ नहीं है, सिंप्लीफिकेशन है। 20 E1 A1 एज इट इज, इधर से कॉमन निकल के ना E2 A2 और E1 A1 का सम बाहर आएगा और वो राइट साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा। मेरे ख्याल से नाउ मेरे ख्याल से नाउ ऑल आई हैव टू डू इज जस्ट पुट इन द वैल्यूज एंड गेट द आंसर। मुझे दोनों का यंग मॉड्यूलस पता है, E1 E2 की जगह मैं उनका यंग मॉड्यूलस पुट कर दूंगा। मुझे दोनों का ना डायमीटर पता है, एक का डायमीटर 1 मिलीमीटर है, एक का 2 मिलीमीटर है, तो पाई बाय फोर डी स्क्वायर लगा के मैं एरिया की वैल्यू पुट कर दूंगा। तो अब मुझे कुछ नहीं करना है, सिर्फ वैल्यूज पुट करना है। तो ऊपर क्वेश्चन में जो डाटा प्रेजेंट है ना, उसके उसमें डायमीटर दिया हुआ था, तो मैंने रेडियस निकाल लिया सबका, और यहाँ पे पाई आर स्क्वायर या पाई बाय फोर डी स्क्वायर, जैसे आपको आसानी लगे पुट कर दें, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी एस 5.88 सेंटीमीटर। तो इस 20 सेंटीमीटर के रॉड में ना, लाइक यू हैव टू बी एट अ डिस्टेंस ऑफ 5.88 या 5.9 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉपर वायर, एंड या फिर 20 से माइनस कर दो तो उतना डिस्टेंस फ्रॉम स्टील वायर से। पे अगर आप किसी मास को हैंग कर देंगे, तो वो मास जो रॉड पहले हॉरिजॉन्टल था वो एक्सटेंड होने के बाद भी हॉरिजॉन्टल ही रहेगा। क्या यहाँ तक सारे मेरे साथ हैं? To the online community listening to us, are you all with me till now? I would appreciate quick involvement from everyone listening to us from the online community particularly. हाँ, डायमीटर काम है ना एरिया निकालने में। मैंने पाई आर स्क्वायर लगा, सब जगह डायमीटर का आधा यूज कर लिया। बोलो ना, सही है। बिल्कुल इसी तरह का एक और क्वेश्चन है। इसकी फोटो लीजिएगा। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, आसान है ज्यादा। उसमें फिर भी दोनों का डायमीटर डिफरेंट था ना, इसमें दोनों का डायमीटर भी सेम है। अच्छा, इसके अलावा इसकी भी फोटो लीजिएगा।
ये मैंने कराया हुआ याद है, जब सबसे पहला क्वेश्चन कराया था ना कि कोई मास अगर लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है तो उसमें कितना स्ट्रेस आप बर्दाश्त कर सकते हैं, कितना डायमीटर होना चाहिए, दैट्स सिमिलर क्वेश्चन। अच्छा, एक क्वेश्चन ये वाला करते हैं। एक स्टील वायर है जिसका लेंथ है 1 मीटर, ठीक है ना, तो 1 मीटर लंबी वायर थी जो कि हॉरिजॉन्टली फिक्स थी बिटवीन टू सपोर्ट्स 1 मीटर अपार्ट, और दोनों सपोर्ट्स वर्टिकल सपोर्ट्स थे जो 1 मीटर ही दूर थे। फिर क्या हुआ, आपने एक 8 केजी का मास लाके ना बिल्कुल मिड पॉइंट ऑफ द वायर से हैंग कर दिया। सो व्हेन अ मास ऑफ 8 केजी hung फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द वायर, द मिडल ऑफ द वायर sags a distance of 2 सेंटीमीटर। जैसे आप लाके मास हैंग करते हो ना, तो 2 सेंटीमीटर का सैग आ जाता है। सैग समझते हो ना, मतलब किसी चीज का ऐसे लटक जाना या वो लाइक उसके नीचे की तरफ स्ट्रेच कर जाना। तुम लोगों ने घर पे कपड़े डालते हो ना, पे नल्ली बोलते, क्या बोलते हैं उसको, जिस पे कपड़े डालते हो, रस्सी पे डालते हो ना, उसमें सैग आ जाता है ना जब कपड़े डालते हो, बिल्कुल वही है, वो सैग आ गया, लाइक वो नीचे हो गया, ठीक है। तो वायर का डायमीटर दिया हुआ है, द डायमीटर ऑफ द वायर इज 2.8 मिलीमीटर, डिटरमिन द यंग मॉड्यूलस ऑफ द मटेरियल ऑफ द वायर। सही है। अब इस तरह की सिचुएशन में असल में ये क्वेश्चन बहुत आसान है। आसान इसलिए है क्योंकि आपने मास को ना बिल्कुल सेंटर से हैंग किया, सेंटर से हैंग किया है, और थिकनेस भी दोनों तरफ सेम है, तो बिल्कुल इक्वल स्ट्रेस की वजह से ना दोनों में टेंशन बिल्कुल सेम होगा। लाइक जितनी टेंशन इस तरह जाएगी ना, उतनी टेंशन इधर जा रही होगी। एंड दैट मेक्स दिस क्वेश्चन वेरी इजी। अगर इसमें ये छिछोरपन हो जाती ना, ये बीच के अलावा साइड पे कहीं और होता है, फिर सही तुम्हारी मैथ्स लग जाती है ना इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। सही है। अभी तो बिल्कुल सेंटर पे ना, तो जितनी टेंशन इधर जा रही होगी आप अज्यूम कर सकते हो उतनी टेंशन इधर जाएगी, वेट डाउनवर्ड है। अच्छा, दिस इज 2, दिस इज 0.5। अच्छा, 0.5 मीटर है ना, और ये 2 सेंटीमीटर है, तो अगर सेंटीमीटर में लिखूंगा तो ये 50 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं ये वाली लेंथ निकालना चाहूँ ना, तो दिस लेंथ इज गोइंग टू बी लाइक पाइथागोरस थ्योरम लगा लो, √2² + 50² तो आपका आंसर आ जाएगा 50.04 सेंटीमीटर, ठीक है। और अगर चाहो तो अभी यहाँ पे एंगल थीटा भी लिख सकते हो, बता देता हूँ वो भी कैसे निकलेगा। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करूँ, जो टेंशन टी है ना, इसके दो कॉम्पोनेंट बना, टी कॉस थीटा, टी साइन थीटा। ऐसा ही है भाई, जिस साइड थीटा लाई कर रहा है, जिस साइड थीटा लाई कर रहा है वो साइड कॉस से निकलेगा और दूसरी साइड साइन से निकलेगी। और इधर भी आ जाओ भाई, ये टी साइन थीटा और ये टी कॉस थीटा। अच्छा, अब आपको पता होना चाहिए कि भाई सम ऑफ अपवर्ड फोर्सेस मस्ट इक्वल सम ऑफ डाउनवर्ड फोर्सेस। तो अपवर्ड में टी कॉस थीटा और टी कॉस थीटा है, और डाउनवर्ड में क्या है, वेट है। तो ये हो जाएगा 2t cos थीटा इज इक्वल्स टू mg। तो यहाँ से ये जो टेंशन है ना, इस टेंशन की जगह आप लिखोगे E/A/E/L, जो कि याद है ना यंग मॉड्यूलस ऑफ स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। वहां से अगर आप टेंशन को या फोर्स को सब्जेक्ट बनाते हो तो व्हाट यू गेट इज यंग मॉड्यूलस इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू एक्सटेंशन ओवर ओरिजिनल लेंथ, cos थीटा एज इट इज और यहाँ पर mg एज इट इज। आपको क्या चाहिए भाई, आपको यंग मॉड्यूलस चाहिए ना, तो यंग मॉड्यूलस इज कैपिटल ई, इसको सब्जेक्ट बना दो, बाकी सबको दूसरे एंड पे लेके चले जाओ। तो आपके पास हो जाएगा mg/L, ये एल यहाँ डिवाइड हो रहा था, वहां जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इधर नीचे आ जाएगा 2 AE cos थीटा, सब उधर चला जाएगा। तो 2 AE cos थीटा, ऑल यू हैव टू डू इज नाउ जस्ट पुट इन द वैल्यूज। आपने जो मास अटैच किया था वो कितना अटैच किया था बेटा, वो 8 kg का अटैच किया था, तो मास की विल राइट 8g 9.81। ठीक है, इनिशियल लेंथ आपकी कितनी थी, लाइक दैट इज गोइंग टू बी 1 2 एज इट इज। क्रॉस सेक्शनल एरिया वही πr², तो डायमीटर 2.8 है ना, तो रेडियस की जगह आप लाइक उसका आधा कर लो, 2.8 का आधा इज 1.4। और ये मिलीमीटर है, तो मिली की जगह 10⁻³ लगा दो, तो ये मिलीमीटर से मीटर में चला जाएगा, स्क्वायर। अच्छा, एक्सटेंशन कितनी आएगी भाई आपके पास, ब्रैकेट बंद कर दो, टोटल लेंथ 1 मीटर की थी, सही है। ये ना यानी ये था 50, और ये भी था कितना, 50, ऐसा ही है। 50 से जब आपने मास अटैच किया ना, तो वो हैंग करे कितना हो गया, 50.04।
50.04 और इधर से भी कितना हो गया 50.04। तो 50.04 में से 50 माइनस करोगे तो इधर की एक्सटेंशन आ जाएगी, इधर से भी माइनस करोगे तो इधर की एक्सटेंशन आ जाएगी। तो टोटल 0.08 की आपकी एक्सटेंशन है। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? भाई उधर से भी 0.04 का आया, इधर से भी 0.04 का एक्सटेंशन आया, तो टोटल आपकी वायर में एक्सटेंशन कितना आ गया 0.08 का सेंटीमीटर। बट यहाँ पे मैं सब कुछ मीटर में पुट करना है, तो सेंटी की जगह 10⁻⁻² लगा दीजिएगा, तो ये एक्सपेरिमेंट -4 मीटर्स हो जाएगा। तो ये एक्सपेरिमेंट -4। बाकी कॉस थीटा के लिए ना थीटा निकालने की जरूरत नहीं है। देखो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है ना, कॉस थीटा क्या होता है? कर्ली ब्राउन हेयर्स बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो भाई दिस इज योर बेस, दिस इज योर हाइपोटेनियस ना। तो कॉस थीटा की जगह डायरेक्ट क्या लिखोगे आप? दिस इज योर हाइपोटेनियस 50/04। तो 2/50.04। आप समझ रहे हो मैंने क्या किया है? भाई कॉमन प्रैक्टिस ये है कि सर पहले थीटा निकालेंगे फिर कॉस थीटा निकालेंगे। क्यों निकालेंगे भाई? आपको कॉस थीटा चाहिए ना। दिस इज योर राइट एंगल ट्राइंगल, दिस इज योर बेस। बेस कैसे पता लगा? जिधर थीटा और 90 दोनों लाई करता है वो बेस होता है। दिस इज योर बेस, दिस इज योर हाइपोटेनियस। तो ये आ गया बेस और हाइपोटेनियस। इसकी जगह आप डायरेक्ट कॉस थीटा की जगह यही पुट कर दो ना, और फिर यहां से आप यंग मॉडुलस की वैल्यू निकाल सकते हो एज 1.99 एक्सपोनेंट 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। समझ आ रही है बात? समझ तो आ रही है, बट प्रैक्टिस बहुत करनी है टू बी एबल टू एफिशिएंटली सॉल्व दिस क्वेश्चन ना। आपको ठीक ठाक प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बिकॉज आप कहीं भी फिसल सकते हो। कहीं एक्सटेंशन नहीं निकल पाई, कहीं पे यूनिट नहीं कन्वर्ट हो पाया, कहीं पे फॉर्मूला गलत लगा दिया। तो बस मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि जितने पॉसिबल वेरिएशंस हो सकते हैं ना, ये पास्ट पेपर के क्वेश्चंस नहीं है, ये मैंने डिफरेंट बुक से निकाले हुए टू गिव यू अ बेटर आइडिया कि भाई जब आप पास्ट पेपर्स करने बैठो तो आपको क्वेश्चंस आसानी लगे, लाइक मुश्किल ना लगे। Are you all with me? Everyone listening to me from the online community? अरे I have a question आया हुआ। Sir, can you explain how you find extension? देखो मेरी बात सुनो। आपके पास टोटल लेंथ थी 1 मीटर। आपने इसको स्ट्रेच किया, इधर से हो गई 50.04 और इधर से भी हो गई 50.04। ऐसा ही है सेंटीमीटर्स में मतलब। तो दिस वॉज 50, दिस वॉज 50। अब वो बढ़ के 50.04 इधर हो गई, 50.04 इधर हो गई। तो टोटल कितना डिफरेंस आया? 0.04 का यहाँ आया, 0.04 का यहाँ आया, यानी 0.08 सेंटीमीटर का डिफरेंस आ गया ना, जो एट लाइक इंक्रीज हो गया। मुइज एंड खतीजा, मुइज बेटा आपको समझ आ रहा है? एमन शहबाजी, एमन बोले बेटा क्या समझ नहीं आ रहा है इसमें? डू यू अंडरस्टैंड कि सम ऑफ अपवर्ड फोर्सेस इज इक्वल टू सम ऑफ डाउनवर्ड फोर्सेस? ये एक बयान समझ में आ रही है आपको एमन? ठीक है, फिर ये टी कॉस थीटा प्लस टी कॉस थीटा इज 2t कॉस थीटा इक्वल mg। बस यहाँ पर टेंशन की जगह ना मैंने ये इक्वेशन बनाई है जो हम अपने पीछे बनाते हुए आ रहे हैं ना। अभी हमने पीछे भी यही काम किया था ना। फोर्स बराबर है ई ए अपॉन एल के। वी हैव सीन दिस मल्टीपल टाइम्स कि अगर आप यंग मॉड्यूलस को स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन से सब्जेक्ट बनाओ तो वहां पे फोर्स किसके बराबर हो जाएगा? ई ए अपॉन एल के।
तो मैंने क्या किया, मैंने इस टेंशन की जगह लिख दिया है ई ए अपॉन एल कॉस थीटा एज इट इज। और मुझे चाहिए था यंग मॉड्यूलस, तो मैंने यंग मॉड्यूलस को सब्जेक्ट बना लिया, तो हम गए लेफ्ट विद एम जी एल ओवर 2 AE कॉस थीटा। इसके अलावा कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें। And for the rest, please write all clear on chat so I can move on to the next question, please. जी। अच्छा, अभी एक चीज डिस्कस करनी है which is called an experimental or a laboratory method or a laboratory experiment to determine young modulus। देखिए फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको कोई वायर पकड़ा देता हूँ, लेट्स से कॉपर है, सिल्वर है, किसी भी चीज का वायर है, तो मैं आपसे कहता हूँ यार एक काम करो, इस मटेरियल का ना यंग मॉड्यूलस निकाल दो। तो आपको पता है यंग मॉड्यूलस इज स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, यानी एफ एल अपॉन ए। ठीक है। तो इन ऑर्डर टू फिगर आउट यंग मॉड्यूलस, वैसे तो आपको चार चीजें चाहिए। ठीक है। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए, आप एक वायर लो, उसको कितनी टेंशन दे रहे हो वो फोर्स निकालो। फोर्स लगाने से पहले उसकी ओरिजिनल लेंथ क्या थी पहले वो निकाल लो। वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, और आपकी फोर्स लगाने से उसमें कितनी एक्सटेंशन आ गई, आप पुट करें आपको यंग मॉड्यूलस मिल जाएगा। बट एक्सपेरिमेंटली ना काम ऐसे नहीं होता। सॉरी, हाँ अभी बताता हूँ। अभी तो वो एक्सपेरिमेंट में बता भी दूंगा आपको, बट एक्सपेरिमेंटली किसी कांस्टेंट को डिटरमिन करने का ये कोई बहुत अच्छा तरीका नहीं है कि फॉर्मूले में बस सारे वैल्यूज पुट करके आंसर निकाल दिया। अच्छी बात ये कि तुम लोगों ने लैब्स शुरू कर दी हैं, ज्यादातर लोगों ने ना, जो प्राइवेट है उन्होंने यहाँ कर दी होगी, जो कॉलेज पे है तो वैसे ही कर रहे होगे। तुमने देखा होगा क्वेश्चन 1 में तुम क्या करते हो, तुम्हें एक इक्वेशन गिवन होती है और तुम्हें उसमें आमतौर पर कोई कांस्टेंट ही निकालना होता है। बट ऐसा थोड़ी करते हो कि सारी वैल्यू निकाल कर बस पुट करके कांस्टेंट निकाल लोगे। तुम 6 रीडिंग निकालते हो, वाई एक्सिस पे एक्स एक्सिस पे उन दोनों को प्लॉट करते हो। लाइक एक कोई एक फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसको तुम वेरी करते हो, जिससे दूसरा वेरी करता है, ग्राफ स्केच करते हो, ग्रेडियंट निकालते हो, फिर ग्रेडियंट को यूज करते हो ना y इक्वल एम एक्स प्लस सी में, तब जाके तुम एक कांस्टेंट निकालते हो ना, बिकॉज दैट इज अ रिलायबल वे ऑफ फाइंडिंग अ कांस्टेंट, रादर देन के बस एक इक्वेशन दी हुई थी, बस जल्दी से चार चीजें जो भी है ना वो एक बार निकाल के पुट करके थोड़ी कांस्टेंट निकल सकता है। तो पहले मैं आपको बताता हूँ एक्सपेरिमेंटल सेटअप, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि आखिर हमें यहाँ पे कौन सा ग्राफ बनाना पड़ेगा और किस तरह से फिर हम उस ग्राफ को यूज करके यंग मॉड्यूलस निकाल सकते हैं। एक्सपेरिमेंटल सेटअप ये है कि सबसे पहले आप एक एक पतली सी तार ले लें उस मटेरियल का जिसका आपको यंग मॉड्यूलस निकालना है। जितना थिन हो उतना बेहतर है। पतली इसलिए कह रहा हूँ कि भाई अगर थोड़ी सी भी ज्यादा थिक वायर हो जाएगी ना, फिर तुम लोड अटैच कर करके थक जाओगे, उसमें एक्सटेंशन नहीं आएगी, क्योंकि इतना स्ट्रेस ही नहीं आ पाएगा उसके ऊपर। आएगी भी तो जाहिर सी बात है वो इतनी कम आएगी, वो इतना कम आएगा कि फिर वो तुम्हारे लिए मेजर करना मुश्किल हो जाएगा। सही है। तो एडवाइजेबल ये है कि आप लंबी तार इस्तेमाल करो, पतली तार इस्तेमाल करो, क्योंकि द ग्रेटर द लेंथ द ग्रेटर द एक्सटेंशन, ऑटोमेटिकली लेंथ ज्यादा होगी ना तो एक्सटेंशन ज्यादा होगी। और दूसरा ये कि आप पतली तार इस्तेमाल करें ताकि स्ट्रेस ज्यादा से ज्यादा है वायर के ऊपर और आप ज्यादा से ज्यादा एक्सटेंशन उसमें ऑब्जर्व कर सकें। तरीका ये होगा कि आप वायर को एक तरफ से यहाँ पे क्लैम्प करोगे, और फिर दिस वायर विल बी पासिंग थ्रू अ पुली, और यहाँ पे लाकर एक मास का हैंगर होगा जो आपने डेफिनेटली लैब में देखा होगा, जिस पे आप लाके मास अटैच कर सकते। ये पॉइंटर आपको नजर आ रहा होगा, ये बिल्कुल शार्प पॉइंटर होता है जो आप अपने उससे अटैच कर देते हैं वायर से, और नीचे स्केल लगा हुआ होता है। और फिर वो जो बूढ़े अंकल एक बार पढ़ने के लिए यूज करते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास, वो ना आप लगा के बड़ा प्रिसाइजली देखते हो कि आप पॉइंटर कितना मूव कर रहा है, समझ लो। क्योंकि जैसे जैसे आप यहाँ पे हैंगर पे लोड अटैच करते जाओगे ना, यानी मास अटैच करते जाओगे, वैसे वैसे वेट बढ़ता रहेगा, ऑटोमेटिकली टेंशन बढ़ता रहेगा,
स्ट्रिंग में एक्सटेंशन आती रहेगी, जब स्ट्रिंग में एक्सटेंशन आएगी ना तो ये पॉइंटर मूव करना शुरू हो जाएगा। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो फिर आप वो बड़ा प्रिसाइजली मैग्नीफाइंग ग्लास से देखोगे कि कितना मूव हुआ, क्योंकि वो ऐसा नहीं है सेंटीमीटर्स में नहीं मूव होता, वो कुछ मिलीमीटर्स ही मूव होता है अपॉन इंक्रीजिंग द वेट। तो as long as the wire is stretched, the position of the sticky tape pointer can be read from the scale on the bench. इंपॉर्टेंट चीज यही है कि लॉन्ग वायर यूज करें, थिन वायर यूज करें, और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान में रखें, वो ये कि लेट से आपने पहले पॉइंटर की पोजीशन निकाली जबकि कोई भी लोड अटैच नहीं था, दैट वाज योर इनिशियल लेंथ, ठीक है ना। फिर आपने लोड लोड अटैच करने का, तो आपने वेट्स रखना शुरू किया, टेंशन आना शुरू हो गई, उससे अब आपको एक्सटेंशन मिलेगी। बट आप पॉइंटर की रीडिंग को एक्चुअली उस वक्त तक यूज नहीं कर सकते हैं जब तक कि आपने रीडिंग निकाल तो ली है कि भाई कितनी एक्सटेंशन आई है, बट आप फिर लोड रिमूव करो, यानी मास हटाओ और देखो पॉइंटर अपनी जगह पे वापस आया। बिकॉज अगर लेट से आपके मास रिमूव करने से पॉइंटर अपनी जगह पे वापस नहीं आया ना, इसका मतलब यू आर नॉट विद इन द इलास्टिक लिमिट। इसका मतलब तुमने उसको परमानेंटली डिफॉर्म कर लिया, वैसे भी वो यंग मॉडल्स निकालने के लिए सवाल नहीं हो सकता है। आप समझ रहे हो मेरी बात? तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि एवरी, अब तुम्हें 6 रीडिंग निकालनी है ना, तुम लेट से हर एक रीडिंग के बाद और वेट ऐड कर रहे हो जिससे और एक्सटेंशन आ रही है, तो और फोर्स पे और एक्सटेंशन तुम निकाल लो ताकि तुम मजे से ग्राफ बना सको। बट एवरी टाइम यू यूज अ मास, यू ऐड अ मास जिसपे तुमने देखा कि यार एक्सटेंशन आ गई है, तुम वो एक्सटेंशन नोट तो कर लो, बट वो एक्सटेंशन तुम ग्राफ में यूज कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, ये उस वक्त डिसाइड होगा जब तुम वो मास रिमूव करोगे, एंड यू विल सी कि भाई वो पॉइंटर अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आया या नहीं आया। लेट से वापस ही नहीं आ रहा है तो इसका मतलब तो वो परमानेंटली डिफॉर्म हो गया, फिर आप थोड़ी उसको यूज कर सकते हैं, फिर वो कभी भी करेक्ट वैल्यू ऑफ यंग मॉड्यूलस नहीं मिलेगी आपको। बिकॉज यंग मॉड्यूलस ना हम हमेशा विद इन लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी निकालते हैं ना। तो व्हाइल इंक्रीजिंग द वेट, रिमूव द प्रीवियस वेट। और वेट बढ़ाने से पहले पहले पुराना वेट हटा के देखो कि अभी और इस पे जोर डाल सकते भी हो या नहीं डाल सकते हो, एंड चेक if the pointer comes to initial position, then add a new heavier weight, फिर जाके और heavier weight निकालो। और अब जैसे लेट से तुमने मल्टीपल मासेस पुट किए और उस पे ज्यादा मास पे ज्यादा एक्सटेंशन आ रहा होगा, क्योंकि ज्यादा मास पे ज्यादा वेट की वजह से ज्यादा टेंशन आ रही होगी। तो फिर ना तुम क्या करो, तुम एक प्रॉपर ग्राफ बनाओ एक्सटेंशन का विद रिस्पेक्ट टू मास, कि भाई जैसे हम मास बढ़ाते जा रहे हैं तो जैसे क्या होता जा रहा है, एक्सटेंशन बढ़ती जा रही है। और फिर आप क्या करो, द ग्राफ हैज टू बी अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, अगर आप विद इन द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। अब आ जाओ भाई कि भाई जो तुम्हारा यंग मॉड्यूलस है वो किसके बराबर है, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, जिसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो दैट वुड बी एफ एल ओवर ए। अब यहाँ पे फोर्स क्या है, टेंशन है, और टेंशन कहाँ से आ रही है, वेट की वजह से आ रही है, तो आप फोर्स की जगह mg लिख सकते हो, एल एज इट इज, एरिया की जगह पाई बाय 4 डी स्क्वायर। वो डायमीटर आप कैसे निकालोगे, आई थिंक अगर आप बहुत थिन वायर यूज कर रहे हो तो द मोस्ट सुटेबल apparatus विल बी माइक्रोमीटर स्क्रू गेज, जो बहुत अच्छा आपको प्रिसाइज डायमीटर निकाल के दे देगा आपकी वायर का। क्रॉस सेक्शनल डायमीटर चाहिए ना आपको, और एक्सटेंशन एज इट इज। अब देखना यहां पर मैं एक छोटा सा ना इस इक्वेशन में ट्विक करूंगा, वो जरा गौर से देखना। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, ये एम जी एल ओवर पाई डी स्क्वायर ओवर 4 इंटू ई, अगर मैं इसको 4 GL ओवर पाई डी स्क्वायर इंटू ई ओवर एम लिख दूं, आप नाराज तो नहीं होंगे? इन दोनों एक्सप्रेशन में कोई फर्क नहीं है भाई, ये 4 डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में था, मैंने उसको न्यूमरेटर में मूव करा दिया, या 4GL, ठीक है। ये जो मास के साथ मैंने बेशर्मी की है ना, कि ये न्यूमरेटर से उठा के उसको डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में डाल दिया, इसका भी रीजन बताता हूं मैं आपको, बट पहले तो प्लीज रेस्ट अश्योर्ड कि इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, मतलब ये कोई दो अलग एक्सप्रेशन नहीं, ये एक ही एक्सप्रेशन है, बस मैंने वेरिएबल की पोजीशन को रीअरेंज कर दिया, बट उससे इन दोनों एक्सप्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये बिल्कुल ऐसे ही कहीं पे लिखा हुआ हो 4, मैं बोलूं नहीं 1/1/4, आप बोलोगे वाह भाई बड़े तेज चल रहे हो, एक ही बात है ना, लेकिन एक ही बात है, दोनों में कोई फर्क नहीं है, ठीक है ना भाई, थोड़ा छिछोरा अंदाजा लिखने का, लेकिन बहरहाल लेफ्ट और राइट साइड पे कोई फर्क नहीं है, समझ रहे हो आप मेरी बात? तो सर ये क्यों कर रहे हैं आप, अच्छा वाला मास डिनोमिनेटर में था, उसकी वजह ये है कि देखो मेरे पास जो ग्राफ है ना उसमें वाई एक्सिस पे एक्सटेंशन है और एक्स एक्सिस पे मास है।
y ओवर x से मुझे मिलेगा ग्रेडियंट। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो मैं क्या करूंगा, जब मैं इसको इस तरह से लिखूंगा ना, तो मैं इस e बाय m की जगह क्या लिख सकता हूँ, ग्रेडियंट लिखूंगा। भाई इतना बेवकूफ थोड़ी हो, 6 रीडिंग इसलिए थोड़ी निकाल रहा हूँ, डायरेक्ट एक्सटेंशन की वैल्यू पुट करूंगा। 6 रीडिंग निकाल ही रहा है इसलिए हूँ, ग्राफ बना ही रहा इसलिए हूँ कि भाई मैं ग्रेडियंट को यूज करना चाहता हूँ ना, टू फाइंड द यंग मॉड्यूलस। समझ रहे हो आप लोग मेरी बात? तो मैं क्या करूंगा, मैंने ये ई बाय एम को एक जगह बनाया इसलिए ताकि चार्ज, वो क्या कहते हैं, एक्सटेंशन ओवर मास की जगह मैं क्या लिख सकूं, ग्रेडियंट। या यही एक्सपेरिमेंटल टेक्निक है, यही कोई एक्सपेरिमेंट अगर बिना ग्राफ के हो रहा है ना, और डायरेक्ट बस आप एक दफा कोई वैल्यू डिटरमिन करके पुट कर रहे हो, वो कभी भी रिलायबल आंसर नहीं हो सकता है। रिलायबल आंसर हो गई उस वक्त जब आपने 6 रीडिंग निकाला हो, उसको पुट करके ग्राफ बनाया हो, ग्राफ से ग्रेडियंट निकाला हो, और फिर आपने यंग मॉड्यूलस फिगर आउट किया। तो अब एक काम करते हैं, पास्ट पेपर का क्वेश्चन करते हैं, विच इज बेस्ड ऑन क्वाइट अ सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन, जिसमें उन्होंने बिल्कुल वही एक सिचुएशन बनाई हुई है, एक स्ट्रिंग को क्लैम्प किया हुआ है एक एंड से, फिर लाइक एक स्ट्रिंग पे मार्कर अटैच किया हुआ है, और फिर वो स्ट्रिंग इज पासिंग ओवर अ पुली एंड देयर इज अ मास अटैच्ड। हाँ, यहाँ पर अब उन्होंने लाइक जैसे हमने मास और एक्सटेंशन का ग्राफ बनाया था ना, इन्होंने फोर्स और लेंथ का ग्राफ बनाया हुआ है। सही है? लाइक जो रीडिंग एक्स पे आ रही है ना, दैट इज टेक्निकली द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ना, उन्होंने फोर्स और एक्सटेंशन, जो फोर्स और लेंथ का ग्राफ दिया हुआ है आपको, लाइक दिस। अच्छा, एक बात समझ लो, अगर फॉर एग्जाम्पल आप लेंथ ऑफ द वायर, या आसान बात तुम्हें स्प्रिंग दिला देता हूँ, स्प्रिंग में तो ना, स्प्रिंग में फोर्स लगा देते एक्सटेंशन आती थी। अगर तुम लेंथ का फोर्स के साथ ग्राफ बनाते हो ना, तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन तो बनता है, बट वो ओरिजिन से नहीं गुजरता, बिकॉज जब फोर्स जीरो होगी तब भी कुछ ना कुछ तो लेंथ होगी ना भाई। हाँ, अगर तुम एक्सटेंशन का फोर्स के साथ ग्राफ बनाओगे तब भी स्ट्रेट लाइन बनेगा, लेकिन अब वो ओरिजिन से गुजरेगा, बिकॉज व्हेन देयर इज नो फोर्स देयर इज नो एक्सटेंशन। फोर्स बढ़ाते जाओगे, एक्सटेंशन बढ़ती जाएगी। ठीक है? देखो जो, बट जो ग्रेडियंट इसका मिलेगा ना, वही ग्रेडियंट इसका मिलेगा, बिकॉज स्टीपनेस वही होगी, जैसे जैसे इधर फोर्स बढ़ी होगी वैसे वैसे उधर एक्सटेंशन बढ़ी होगी। आप समझ रहे हो मेरी बात? तो कभी कभार ऐसा होता है कि जैसे उन्होंने यहाँ पर आपको फोर्स और एक्सटेंशन का ग्राफ देने की बजाय फोर्स और ओरिजिनल लेंथ का ग्राफ दे दिया, बट स्टिल इसका जो ग्रेडियंट होगा ना, वो वही बताएगा जो फोर्स एक्सटेंशन ने ग्राफ का ग्रेडियंट बताता है। बिकॉज आप देख सकते हो दोनों केस में जो एक्सटेंशन है वो क्या आ रही है, वो सेम आ रही है। नजर आ रहा है आप लोगों को? दोनों में जो स्टीपनेस है वो सेम आ रही है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ खैर क्वेश्चन में करना है क्या है। अभी मैं इतना कर लेता हूँ कि भाई मेरे पास फोर्स और लेंथ का ग्राफ दिया हुआ था ना, तो मैं सबसे पहले तो दो पॉइंट्स पिक कर लेता हूँ, दो एक्सट्रीम पॉइंट्स, बिकॉज आई नो यहाँ पे ग्रेडियंट यूज होने वाला है। और वो पॉइंट ऐसे यूज करूंगा 11.6, 40 और इधर 3.2, 5। आप कोई भी दो पॉइंट्स पिक कर सकते हैं टू फाइंड आउट द ग्रेडियंट। बेहतर है कि वो पॉइंट मैक्सिमम डिस्टेंस पर हो, ज्यादा रिलायबल ग्रेडियंट होगा। अब सवाल देखो, इसकी ख्वाहिश देखो। लाइक कहता भाई द लेंथ ऑफ द वायर फ्रॉम सी टू द मार्कर फॉर एफ इक्वल 0 इज 3.5 मीटर्स। वायर की लेंथ जबकि हमने कोई फोर्स नहीं लगाई, जब हमने कोई मास अटैच नहीं किया हुआ, जब हमने कोई वेट नहीं लगाया हुआ, कोई फोर्स नहीं है, तब उसकी लेंथ 3.5 है। मेरे ख्याल से दिस इज योर इनिशियल लेंथ। दिस शुड बी ट्रीटेड एज एल, यू नो, एफ एल अपॉन ए में दिस इज योर इनिशियल लेंथ। The diameter of the wire is 0.38 millimeters, आपको diameter भी given है। Use the gradient of the line in figure 3.2 to determine the Young modulus E of the material of the wire in terapascal। आप एक काम करो, आप Young modulus निकाल दो वायर का टेरापास्कल में। ये भी एक छोटी सी ख्वाहिश है इनकी end। पहले Young modulus निकालते हैं, फिर टेरा वेरा देखेंगे। सबको याद है एफ एल अपॉन ए, लाइक स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन को सिंप्लीफाई करो, दैट इज एफ एल अपॉन ए। अब मैं इसमें ना एक छोटा सा ट्विक करूंगा, छोटी सी चेंज करूंगा। वो ये करूंगा कि मैं नीचे ए ई की जगह ना ई ए कर दूंगा। आप समझ रहे हो मेरी बात? मैं क्या करूंगा, ए ई की जगह, उससे ये होगा कि एफ अपॉन ई, फोर्स अपॉन एक्सटेंशन आ गया ना, जो पीछे मुझे ग्राफ दिया हुआ था ना, मैं इस पूरे की जगह क्या यूज करूंगा, उसका ग्रेडियंट यूज कर लूंगा, और नीचे बाकी एल अपॉन ए एज इट इज। समझ रहे हो आप मेरी बात?
अब पीछे ग्रेडियंट निकालने के लिए मैंने दो पॉइंट्स पकड़ लिए थे, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 से ये ग्रेडियंट निकाल लूंगा मैं। बाकी इनिशियल लेंथ आपको क्वेश्चन में गिवन है 3.5 मीटर्स, और क्रॉस सेक्शन एरिया के लिए आपको डायमीटर गिवन है एज 0.38 मिलीमीटर्स। तो पाई बाय 4 डी स्क्वायर, मिलीमीटर के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देना ताकि वो मिलीमीटर मीटर में कन्वर्ट हो जाए, और फिर आप स्क्वायर लगा देना। समझ रहे हो आप? दैट वुड बी पाई बाय 4 डी स्क्वायर व्हिच इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर। यहाँ से आपको यंग मॉडुलस की वैल्यू मिल जाएगी 1.3 एक्सपोनेंट 11 पास्कल्स। जो टेरा होता है ना वो 10⁻12 होता है। तो एक पावर बढ़ाने के लिए काम करो, डेसिमल पीछे चले जाओ, तो 1.3 की जगह ना 0.13 कर लो, तो ऑटोमेटिकली 10⁻11 से कितना हो जाएगा, 10⁻12 हो जाएगा। तो वो उनका टेरा पे लाने वाला शौक भी पूरा हो जाएगा। ठीक है, द आंसर इज 0.13। यहां तक सारे मेरे साथ हैं? Everyone listening to me from the online community, are you all with me? जी भाई, समझ आ रहा है? अच्छा, एंड में अब अजीब छोटी छोटी ख्वाहिशात हैं इनकी। अब यही एक्सपेरिमेंट हम रिपीट कर रहे हैं, लेकिन हम थिक वायर यूज कर रहे हैं। ठीक है ना, कंपैरेटिवली थिक और वायर यूज कर रहे हैं, डायमीटर बढ़ा दिया होगा वायर का। आप बताओ, हाउ द रेंज ऑफ फोर्स मस्ट बी चेंज टू ऑब्टेन द सेम रेंज ऑफ स्केल रीडिंग। अब मैं चाह रहा हूँ वही स्केल रीडिंग्स है, मतलब वही एक्सटेंशन है, लेकिन वायर ठीक है, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा? मेरे ख्याल से आपको वेट्स बढ़ाने पड़ेंगे। ऐसा ही है ना, क्योंकि एरिया बढ़ा दिया है ना आपने, क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ा दिया है। उतने अगर आप वही वेट्स यूज करोगे, स्ट्रेस ही नहीं आएगा, इतना स्ट्रेस कम हो जाएगा। तो आप चाह रहे हो उतना ही एक्सटेंशन हो, तो फिर आपको ज्यादा वेट्स यूज करने पड़ेंगे, ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। तो इंक्रीज वैल्यू ऑफ मास शुड बी प्लेस टू ऑब्जर्व सिमिलर एक्सटेंशन। बोलो नो, ऐसा ही है? तुम नथिया गली चल रहे हो मेरे साथ, ये बताओ। हाँ, अरे याद आया, जरूरी बात भाई। F/E तो यूज कर रहे, ग्रेडियंट ही तो यूज कर रहे हैं मोइज भाई। इस नहीं, अगले सैटरडे यूजर कॉलेज का ग्रैंड लॉन्च है। उसके लिए हमने कोई मार्के बुक कराया है, मेजेस्टिक मार्के। ये लाल किला देखा है, उसके बाजू में ही है। काम की बात ये, खाना मिलेगा। बाकी सब सेकेंडरी बात है। सही है, फ्री फूड है और यूजर वाले खाना अच्छा रखते हैं। सही है, तो मेक श्योर यू साइन अप फॉर इट। आना हो नहीं आना हो, मतलब कॉलेज आना हो ना आना हो वो एक अलग चीज है, बट डू साइन अप गाइस। फ्री फूड क्या हो गया तुम लोगों को? सही है, आई वांट माय किड्स टू मिस दैट फ्री फूड एटलीस्ट। ठीक है, बाकी वहां जाके तस्वीरें वस्वीरें खिंचा लेना, बहुत टाइट करके आ जाना। सही है, एंड उनसे पूछ लेना खाना कब खुलेगा। सही है, ताकि मेक श्योर यू 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 आर देयर ऑन दैट ऑन टाइम। समझ लो कोई वलीमा शलीमा समझ के चले आना, फ्री फ्री की दावत है, सलामी भी नहीं देना होगा। सही है, तो आई थिंक 18th को है, सैटरडे को 6 से 9। और वैसे जेनरली अगर फॉर एग्जांपल आपके, इफ यू नो योर यंगर वंस सिबलिंग्स जो ओ लेवल्स में है, एंड लाइक एंड इफ यू थिंक दे शुड नो अबाउट यूजर कॉलेज, तो डू इनवाइट देम, उनको भी बता देना। मेरे ख्याल से आपको वो एंट्री के लिए कार्ड चाहिए होगा, वो कार्ड तो मैं यहाँ से रिसेप्शन से मिल जाएगा इनको। मुजम्मिल भाई को बोल देना, दो दो पकड़ा देंगे वो तुम्हें। सही है ना? तो रात को है 9:30 तो पूरा दिन। अरे तो अच्छा ना, वहां से निकलना, यहाँ से खाना खाना, अपने घर निकल जाना। क्योंकि यहाँ 6 से 9 है ना, तो रात में कहते साइन ओवर रात तक नहीं होगा। वो तो सुबह बुलाएंगे तुम्हें, और तुम्हें 4-5 बजे तक छोड़ देंगे, 6 बजे तक छोड़ देंगे। तो मस्त वहां से ऐसा टाइम बना के निकलना। इधर मुजम्मिल लोग कॉल करके पूछ लेना, हाँ भाई खाना खुला है नहीं खुला है, ये बता दो। सही। अच्छा, सैटरडे को कवाली है तुम लोग? खाना तो फिर वहां पे भी होगा, कवाली में है, डिनर है। हाँ, वो उनसे कंफर्म कर लो, बोले ये ना तुम्हारे चक्कर में वहां का भी रह जाए, यहाँ का भी रह जाए। कि एट द एंड ऑफ द डे काम की चीज डिनर है ना, बाकी सब तो होता रहेगा। सही है,
हाँ हाँ, मेरे ख्याल से साइंस इवेंट्स में यूजली डिनर नहीं होता, कवाली करा के फिर तो पूरा सीन हो रहेगा, पूरा दिन साइंस किया, फिर कवाली में शोर शराबा किया, फुल पेट खाली, ये पहुंचे यूजर, चल भाई खाना निकाल। सही है, सही है। हमें न्यू ईयर ट्रीट नहीं है, वो कॉलेज लॉन्च की ना, उन्होंने इवेंट रखा हुआ है, तो उसमें आप लोग प्लीज आए। ऑनलाइन वालों के मजे नहीं है, हाँ यार ऑनलाइन वालों, आजकल ऑन कैंपस वालों के ज्यादा मजे लगे हुए। उस दिन तुम लोग गए थे मैराथन पे, कौन कौन गया था, कुछ तो नजर आए थे मुझे, तुम लोग सारे नहीं गए थे ना यार, बहुत मेडल बहुत अच्छा दिया उन्होंने, फ्री था यार, फ्री फ्री यूजर में सारा फ्री सीन है, बस जाओ पार्टी करो वापस आ जाओ। हाँ छुट्टी चाहिए, छुट्टी चाहिए, इसको छुट्टी चाहिए। अच्छा अच्छा भाई, ये सारे लेक्चर्स ना मैंने पोस्ट कर दिए हैं, इसके स्क्रीनशॉट। अगली क्लास में हमें कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ्स पढ़ने हैं और कुछ एमसीक्यूज करना है, फिर इंशाल्लाह चैप्टर हम कल खत्म कर देंगे, सही है। तो टुमारो विल बी एंडिंग दिस चैप्टर, मंडे से फिर असल चैप्टर स्टार्ट होगा, वेव्स के बाद स्टार्ट होगा, ठीक है। नहीं है, थोड़ा सा है वो, कल अगली, कल सारी उसी पर डिस्कशन होगी कि अगर आप इलास्टिक डिफॉर्मेशन क्रॉस कर जाओ तो क्या होगा एंड एवरीथिंग। ठीक है भाई, चलो फिर आज यहीं तक रखते हैं, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास।